Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस और मैं हूं सबा शेख। आज थोड़ी सी तब्दीली नजर आ रही होगी आपको हमारे इंट्रो के अंदर, और उसकी वजह यह है कि सबा आज थोड़ी सी मुझे सैड लग रही हैं। अभी मॉर्निंग शो शुरू होने से पहले मेकअप में जब सबा तैयार हो रही थी, तैयारियां हो रही थी शो के लिए, तो सबा अपने गम और गुस्से का भी इजहार कर रही थी। और उसकी वजह क्या है वो सबा को मालूम है। सबा, क्या वजह है? उसकी वजह कराची किंग्स है, और डेफिनेटली जितने भी कराची किंग्स के फैंस हैं उनको पता है कि वो कितने ज्यादा मायूस हैं, और जिस तरीके से कल हमारी टीम मैच हारी है उसके बारे में बंदा क्या बोले। नहीं, लेकिन इसमें मायूस होने की क्या जरूरत है या सैड होने की क्या जरूरत है? सारी टीमें हमारी हैं, सारी टीमें हमारी हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो थी वो कराची किंग्स से बहुत ज्यादा थी। लेकिन दूसरी जानिब खुशी बहुत ज्यादा है कि पेशावर ज़ल्मी ने कल का मैदान मार लिया, और कामरान अकमल जिस तरीके से खेले धुआंधार, तारीफ तो करना बनती है। अच्छा, फाइनल 25 तारीख को होगा, तो उसमें आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद? पेशावर ज़ल्मी होगी डेफिनेटली। अच्छा, अब पेशावर ज़ल्मी चूंकि 4 मैचेस लगातार जीतती हुई जा रही है, कल जैन सैमी ने भी ये बात कही कि आसान नहीं था, लेकिन मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। ये वजह भी, और दूसरी वजह ये कि पेशावर ज़ल्मी इतना जबरदस्त आगे बढ़ रही है, और पेशावर ज़ल्मी के हवाले से जो बातें की जा रही हैं उनमें ये भी बातें शामिल है कि जी पेशावर ज़ल्मी अब कमबैक करेगी और जान लड़ाएगी। साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि आप देखें कि उनकी कंसिस्टेंसी देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, जबरदस्त जो है वो गेम्स जो है वो खेल रहे हैं। पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर है, और अगर आपके पास कामरान अकमल है पेशावर ज़ल्मी के अंदर, तो हमारे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड में ल्यूक रॉन्की हैं, जिन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। इस्लामाबाद की तरफ से उन्होंने 19 गेंदों पर सबसे तेज तरीन 50 रन बनाए थे, लेकिन कल कामरान अकमल ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया और 17 गेंदों पर उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई। कामरान अकमल आपके पास हैं, ल्यूक रॉन्की हमारे पास हैं, तो देखते हैं फाइनल में कैसा मुकाबला। बिल्कुल, और कल जो कामरान अकमल ने परफॉर्मेंस दी है उसका जवाब नहीं है। जितने उन्होंने चौके छक्के लगाए हैं, अमेजिंग। मतलब मैच देख के मजा आ गया, लग रहा था यार कि वाकई में स्पोर्ट्समैनशिप का उन्होंने मुजाहिरा किया है। टिकट वसूल हो गया। अच्छा, टिकट से मुझे याद है पीएसएल के लिए तैयारियां भी जा रही हैं, उसके फाइनल के लिए भी तैयारियां जा रही हैं, और अब कराची में लगने वाला है वो मैदान, सजने वाला है वो मैदान जिसका कराची के लोगों को जो है वो परसों से इंतजार है। और कराची के जो लोग हैं इस इवेंट का इंतजार कर रहे थे। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए हैं, सख्त इंतजामात किए गए हैं, और ओवरसीज से भी जो है बहुत सारे पाकिस्तानी आ रहे हैं और शिरकत करेंगे। और पीएसएल के हवाले से जितने भी दिन उस दिन एक्टिविटी रहेगी आज न्यूज़ आपको लम्हा बनहमा अपनी ट्रांसमिशन में आगाह करता रहेगा। सुबह से ही हम आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है जी स्टेडियम के इतराफ में, इतना बड़ा दिन है तो बताना जरूरी है। बिल्कुल, एक इतना बड़ा गेम है, इतना बड़ा इवेंट है, तो बताना तो बेइंतहा जरूरी बनता है। अच्छा, पीएसएल के लिए आपने क्या तैयारियां की? क्योंकि अभी तक जाके मैंने जो है वो शर्ट नहीं ली, क्योंकि मैंने जो है अभी तक कराची किंग्स के साथ में सपोर्ट करी थी। अब क्योंकि कराची किंग्स जो है वो बाहर हो गई है, आप सिर्फ पाकिस्तान की शर्ट पहन लूंगी और पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूंगी। ये अच्छा मेरी वैसे कोई खास तैयारी नहीं है। मैंने बस ये सोचा हुआ है कि उस दिन मैंने पूरा मैच देखना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैच मिस हो जाता है किसी ना किसी वजह से। उस दिन मैंने फाइनल मैच पूरा मैच जरूर देखना। अच्छा, आप स्टेडियम जा रहे हैं? नहीं, स्टेडियम नहीं, मैं घर पर बैठ के टेलीविजन स्क्रीन पर पूरा मैच देखने वाला हूं। चलिए जी, जबरदस्त। उस दिन जो लोग घर पर बैठकर मैच देखेंगे, मिली टिकट? ये बताएं आप पहले। नहीं, मिली टिकट? मुझे नहीं मिली। 15 मार्च को टिकट ऑनलाइन आई और टिकट आते ही गायब हो गई, किसी को भी नहीं मिली टिकट। चले जी, अब क्या कह सकते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिली, फिर भी जज्बा, जुनून और जोशो खरोश उरूज पर है, और पीएसएल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। नकीबुल्लाह कत्ल केस में नामजद मुल्जिम राव अनवार को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। रात गए मुल्जिम को सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल किया गया। तो अखबारात में सबसे पहले मेरे पास एक्सप्रेस न्यूज आज अखबार है, टर्न का जिक्र नहीं किया। आज मेरी बारी है, क्योंकि मुझे अब अंदाजा हो गया कि हम वन चल रहे हैं। कल आपने किया था वैसे, ये आप करना है? नहीं, बिल्कुल आप करें। एक्सप्रेस अखबार मेरे पास है, और आज इसमें लीड लगी है राव अनवार साहब के हवाले से। राव अनवार सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद गिरफ्तार हो गए हैं। खुफिया इदारों से तहकीकात की इस्तदा मुस्तरद, नई JIT कायम भी कर दी गई है। अदालती हुक्म पर सरेंडर किया। राव अनवार का ये मौक़िफ़ सामने आया
और इस पर यह कहा गया कि कौन सा एहसान कर रहे हैं, कहाँ गई आपकी दलेरी, इतना अरसा किधर छिपे रहे, किसी इदारे को इल्म नहीं हो सका, हमें लिखना अच्छी रिवायत नहीं है। चीफ जस्टिस ने राव अनवार की पेशी के मौके पर ये रिमार्क्स दिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जानते हैं आप एजेंसियों के अहलकारों को क्यों डलवाना चाहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि महसूद ख़ानदान मुल्ज़िम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल ना करे, और इस हवाले से नकीबुल्लाह महसूद के वालिद ने भी कल अदालत को यकीन दहानी कराई है कि वो अदालत के तमाम तर कार्रवाइयों के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं, और राव अनवार चूँकि सरेंडर कर चुके हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं तो वो किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे मुल्ज़िम को। बिल्कुल, और इस पर यही कहा जा सकता है कि बड़ी देर की मेहरबा आते आते, लेकिन आ तो गए। और अब देखना यह है कि इस केस का जो भी आगे पॉइंट ऑफ व्यू होगा, स्टांस होगा, वो क्या होगा। राव अनवार के हवाले से यही खबरें गर्दिश कर रही थी कि जब इनको अदालत ने कहा कि आप आएँ और अदालत में अपना मौक़िफ़ दें और सरेंडर करें, लेकिन वो पेश नहीं हुए, और उनके हवाले से यही बातें गर्दिश कर रही थी कि आखिरकार राव अनवार कहाँ हैं, क्या वो मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं। फिर इस हवाले से भी खबरें सामने आईं कि जिस एहलकार ने, जिस शख्स ने एयरपोर्ट पर उनकी मदद की थी और वो बाकी लोगों से लड़ झगड़ भी रहा था कि राव अनवार को जाने दें, उससे भी पूछगछ नहीं की गई, लेकिन फाइनली अब राव अनवार को पेश कर दिया गया है। राव अनवार को इस्लामाबाद से आपको याद होगा जब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जो सहूलतकार निकला उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। उसी सहूलतकार की मैं बात कर रही हूँ। तो अब यही बात की गई है कि जी राव अनवार के हवाले से वो पेश हो गए, और राव अनवार से चीफ जस्टिस के जो मुकालमे थे वो भी हम लोगों ने देखा कि वो तमाम मुकालमे भी खबरों की जीनत बने थे कि उनसे यही कहा गया कि बड़ी आप बहादुर थे और इतने दिनों तक आप पेश नहीं हुए, आपने सरेंडर नहीं किया। तो फाइनली उनके वकील की जानिब से कहा गया कि जी राव अनवार ने अब सरेंडर कर दिया है और वो पेश हो गए हैं। अब इस हवाले से जो भी आगे इस मुकदमे की समाअत होगी, अदालत में भी उन्हें पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, और अब देखना यह है कि आज जो उनकी पेशी है उसके बाद क्या रुख इख्तियार करता है केस, फिर कितनी दफ़ा उनको जो है और पेशियां हैं, किस तरीके से तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ेगा। 14 और मफरूर मुल्जिमान हैं जिनके हवाले से बातचीत की जाएगी, और राव अनवार के हवाले से ही जंग में मेन लीड लगाई गई है। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल दूसरी शॉर्ट न्यूज़ की, तो उसमें भी जो है वो राव अनवार के हवाले से ही है कि जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए सिंध पुलिस ने कमर भी कस ली है। और साथ साथ एक और चीज़ इस केस की जो अहम चीज़ है वो ये है कि राव अनवार के वकील की जानिब से कहा गया है कि जी अब जो नई JIT बनाई जाए उसमें IB के अहलकार भी जो है वो शामिल किए जाए, और नई JIT के हवाले से JIT तश्कील भी दे दी गई है। अब देखना यह है कि ये JIT, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये इस्तदा मुस्तरद की है और एजेंसियों के अहलकारों को नहीं डाला गया है। और यही चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि आप, हम जानते हैं कि आप एजेंसियों के डलवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। चलिए जी, आज की जो अहम खबर थी, तमाम अखबारात की जो लीड्स थी वो यही थी। अब गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो वक्फे से पहले अखबारात की शह सुर्खियां आपने जानी। अब मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, जहां सबसे पहले हम जाएंगे लाहौर में, क्योंकि PSL हो रहा है और तारिक खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। गुड मॉर्निंग तारिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक, आज लाहौर में क्या क्या इवेंट्स होने जा रहे हैं? हाँ जी, अगर लाहौर में देखें तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। कुछ 100 मोटो केसेस हैं जिनकी वो समाअत करेंगे, जिनमें एक केस जो है कसूर में ज़ैनब कत्ल केस से कबल एक नौजवान जो है मुदस्सर नामी, उसे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था, उसका केस है। जबकि इसके अलावा जो है सिंध में जो है पुलिस की जो प्रमोशंस हैं आउट ऑफ टर्न, उनके हवाले से केस है। और जबकि एक और 30 केस एक लाहौर का है, जहाँ पे इसहाक डार साहब की जो रहायश गाह है उनको जो रास्ता दिया गया है, जो रास्ता बनाया गया वो पार्क में से गुजार के बनाया गया था, उसका भी एक केस जो है वो आज ज़ेरे समाअत होगा। इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल दीगर सियासी एक्टिविटीज़ को देखें तो हमजा शहबाज जो हैं वो यहाँ पे एक तकरीब में खिताब करेंगे। और उसके अलावा आज नैब में एक अहम इवेंट जो है वो ये है कि वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उनको तलब किया गया है, आज उनकी पेशी है। और उनको ख़ास तौर पे जो जिस केस में आहद चीमा को गिरफ्तार किया गया था, आशियाना इकबाल स्कैंडल जो है उसमें, क्योंकि ये सारा जो आहद चीमा को पेमेंट की गई थी वो पैरागॉन सिटी के अकाउंट से की गई थी, तो कहा जा रहा है कि पैरागॉन सिटी के हवाले से जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उनका कुछ रिश्ता बनता है या उनका है, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिछली दफ़ा कहा था कि उनका इस सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल नैब जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, इस सिलसिले में उन्हें आज तलब किया गया है और आज वो नैब के सामने पेश होंगे और इस हवाले से सवाल जवाब आप देंगे। इसके अलावा छोटी छोटी दीगर एक्टिविटीज़ जो है लाहौर में हैं, लेकिन मेन एक्टिविटीज़ यही हैं जी, और ख़बरों की जीनत बनेंगी। जी
कराची के लाहौर से तारिक खान में अपडेट कर रहे थे आप पेशावर का रुख करेंगे जहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा सबा रानी और उनसे पूछेंगे कि क्या तासुरात हैं पेशावर शहर में शहरियों के पेशावर ज़ल्मी फाइनल में। जी बिल्कुल, आज की जो मॉर्निंग है वो पेशावर और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है तो वाकई में एक गुड मॉर्निंग साबित हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता रात को जो पेशावर ज़ल्मी की टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर कराची को कराची में ही होने वाले फाइनल से आउट कर दिया है। उसने जो यहाँ सूबे के बाजी हैं उनके दिलों को नहायत ही खुश कर दिया है। ख़ास तौर पे कामरान अकमल की जो 77 रन हैं और उसमें जो 8 छक्के लगाए गए हैं उन्होंने तो पेशावर के शहरियों का उनका जो है शादाई बना दिया है। लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं। गुज़िश्ता रात को यहाँ पर जो है तो हवाई फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो पटाखे हैं वो भी जगह जगह पे फोड़े जा रहे थे और लोग जो थे वो ख़ास तौर पे हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर स्टेडियम्स में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई गई थी और लोग जो थे वो सब इकट्ठे बैठकर ये मैच देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे और हर बॉल पे जो था तो उनका दिल धड़क रहा था और वो ये चाह रहे थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो है वो फाइनल में ज़रूर चला जाए। फाइनल में जो भी जीतेगा आखिर में जीत पाकिस्तान की होगी, लेकिन कम से कम फाइनल में ज़रूर जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पिछली दफ़ा जो ज़ल्मी पेशावर ट्रॉफी लेकर आई थी वो इस दफ़ा भी ज़रूर लेकर आनी चाहिए और उम्मीद भी ये कर रहे हैं लोग। अच्छा सबा, पेशावर डिफेंडिंग चैंपियन है, आप सही बता रही हैं और अब चूंकि फाइनल में पहुंच चुके हैं एलिमिनेटर 2 और 3 के अंदर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। पेशावर में यकीनन लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अब क्या तासुरात हैं लोगों के, क्या कराची आमद होने जा रही है लोगों की? बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जो टिकट्स हैं उनकी खरीद के लिए जो है तो वो कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे कि किसी भी तरीके से जो है तो उनको टिकट्स मिल जाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पेशावर से रुख करेंगे कराची का स्टेडियम में बैठकर वहाँ पर लाइव मैच एंजॉय करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ के जो कि कराची जाएंगे और वहाँ पर लाइव मैच देखने की यहाँ की बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है। लोगों का ये भी कहना है कि अगला जो मैच है PSL है वो पेशावर में कम से कम 1 या 2 मैचेस जरूर होने चाहिए और अगर फाइनल यहाँ पर हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। जी सबा रानी पेशावर से हमें अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। और पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बिल्कुल सही बता रही हैं कि पेशावर में शहरी जो हैं बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े खुश हैं और उनकी टीम जो है वो फाइनल में चली गई। तो कराची में अब सजने जा रहा है मैदान PSL के हवाले से और कराची में बेइंतहा तैयारियाँ की जा रही हैं। अगर आप कराची के शहरियों से बात करें या उनसे मालूमात करें तो वो इतने इंतहाई खुश हैं। उस दिन लोगों ने जो है बड़े बड़े सारे प्लान्स बनाए हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा जी हम अपने घर में बिरयानी बनाएंगे, कबाब्स बनाएंगे और हमारे साथ का समा लग रहा है, मुझे तो ईद का समा लग रहा है। क्योंकि जो लोग जिनको टिकट्स नहीं मिल सकी हैं, जो नहीं जा सकेंगे मैच देखने के लिए, डेफिनेटली वो घर में भी बैठेंगे और उन्होंने घर में बैठने का इस तरह से प्लान बनाया है कि उन लोगों ने जो अपने गेस्ट हैं यानी कि उनके अपने जो रिलेटिव्स हैं उन लोगों को भी इन्वाइट कर लिया और सब मिल के बैठ के जो है ये मैच देखेंगे। और ये समा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं होगा, ये समा पूरी दुनिया में होगा जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान के इस मैच को सपोर्ट करते हैं। तो इस हवाले से भी मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो कहीं जाएगा मत। ये गए हम और ये वापस आए। स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अब अखबारात के एडिटोरियल में आज क्या कुछ है ये जानने के लिए सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। एडिटोरियल्स जानने से पहले सबसे पहले ये बताएं कि PSL का फाइनल होने जा रहा है अब, तो फाइनल होगी पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। आपकी टीम कौन सी है? दोनों मेरी टीम है। दोनों आपकी टीम है। ये डिप्लोमेटिक आंसर है, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो सारी टीम्स हमारी है लेकिन फिर भी कोई एक फेवरेट तो देखिए मेरी पेशावर ज़ल्मी के फैन ज्यादा हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी टीम जीतेगी वो पाकिस्तान की फतह है, हमारी क्रिकेट की फतह है। और पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह उनके लग रहा है कि स्टार्स बड़े अच्छे जोन में जिस तरह वो मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, उससे पहले जो मैच देखा आपने कितना लग रहा था कि जीत जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने वो जीता। और कल का मैच भी जो था वो कराची किंग्स ने बहरहाल मेहनत की और लग रहा था, जबकि बहुत बड़ा स्कोर था, लेकिन लग रहा था कि कराची जो है 10% 90% की वो आ रही थी विनिंग मैं देख रहा था, लेकिन ये कि अच्छा शिफ्ट हो रहा था कल मैच में भी, लेकिन बहरहाल पेशावर ज़ल्मी जीत गई। यानी कि लेकिन सब यहाँ आपने जिक्र किया ना, तो मैं एक चीज का बहुत जिक्र करूंगा कि यू मस्ट गिव द क्रेडिट टू पंजाब पुलिस। तो लाहौर में हुआ है, जितने मसाइल हुए ज़िम्बाब्वे में भी पुलिस ने अपने ये कुर्बानी दी थी और इस दफा भी जो है बड़े पुरसुकून माहौल में अमन के साथ ये मैच हो गया। इसका सपोर्ट में देना चाहिए उनको, क्योंकि हम बार बार पुलिस को मलामत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। पंजाब पुलिस ने
बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और इसका क्रेडिट उन्हें जाता है। अभी 2 एलिमिनेटर पहले ही आपको पता है रायवंड में आप देखें कि अपनी जान की कुर्बानी देकर उन्होंने रायवंड के उसके बाद उन्होंने दोनों बड़े इवेंट्स को, दोनों बड़े मैचेस को सिक्योर किया। बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है। चलिए जी, हम सब पॉजिटिव हैं और मैच के लिए सब अपनी फेवरेट टीम्स का इंतखाब कर रहे हैं। लेट्स सी, लेकिन जीत किसी की भी हो, पाकिस्तान नहीं जीतना है। एडिटोरियल्स में क्या कुछ है? राव अनवर की गिरफ्तारी कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। एक्सप्रेस का इदारती नोट है, सुपर कॉप ने बहरहाल सरेंडर कर दिया है। अब देखना ये है, आज सुन रहे हैं कि ATC में जो क्लिफ्टन की है, कराची की बात है, वहाँ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा और वहाँ देखते हैं कि रिमांड होता है, नहीं होता, क्या होता है। बहरहाल 5 रुकनी जो टीम है उनकी आफ्ताब पठान के सरबराही में वो काम करेगी। लेकिन जो एक बड़ा ड्रामेटिक सीन हुआ है सबा, एक फिल्मी हीरो का किरदार करोड़ा वाइट कलर की एक बंदा मास्क पहन के आया और में उसने किसी ने उसको सिक्योरिटी बना रखा, कहीं चेक नहीं हुआ आ रहा गाड़ी से पता और एक दमन अंदाज में जितना एंट्री हुई और कोर्ट में आके अपना बयान कर दिया। वो अलग चीज ने वो इंप्रेस हुई उनके अमल से, उन्होंने कहा कि आपने बयान नहीं किया। लेकिन ये सारी तहकीकात होनी चाहिए। अब जो 4 कमेटी तहकीक कर रही है वो सिर्फ नफी वाला महसूस करके तहकीक कर रही है। लेकिन हम देख चुके हैं कि अदालती रिमार्क्स भी थे कि राव अनवर को किसने छुपा के रखा, अगर सहूलत कार पर किसी ने सहूलत कारी की है तो उनके भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और राव अनवर साहब वो ये कहते हैं कि मैं अपने किसी दोस्त के घर ठहरा रहा। लेकिन इस पूरे ड्रामे में या जो भी है इवेंट जो हो रहा है उसमें ये देखना पड़ेगा कि मुझे लगता है सवाल ये कि लेट मी से दिस कि राव अनवर अकेला नहीं है। नहीं, वो तो पुष्प बनाने बहुत बड़ा नेटवर्क है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। अकेले तो है उसको क्योंकि उसकी वाज़े मिसाल ये है कि आप देखें ना कि जब चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आप इतने बहादुर हैं, जब आपको बुला रहे थे अदालत आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी तब आप आए नहीं, और फिर उनके वकील ने यही जवाब दिया कि नहीं जी वो पेश हो गए तो आप के सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो आपको क्या वजह लग रही थी? सिर्फ यही वजह लग रही थी कि GIT उनकी मर्जी की बनाई जाए इसलिए वो पेश, या फिर आप कह रहे हैं कि वो अकेले नहीं है इसलिए पेश नहीं हो रहे? तो अभी भी उनके वकील ने कहा कि IB ISI वगैरह के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। जो अदालत ने रिजेक्ट की उनकी ऑफर, उन्होंने कहा हमें मालूम है कि आप ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो बहरहाल उनको अदालत ने देखें जितना मुमकिन हो सकता था उनको रियायत दी है। उनके अकाउंट्स मुंजमद अकाउंट्स खोल दिए हैं, शनाख्ती कार्ड बहाल कर दिया, ECL में उनका नाम है, लेकिन बाकी चीज़ें केस भी जो है तौहीन अदालत का केस था वो भी वापस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि उनके वकील से कहा कि आपको जो सुनेंगे अब हम नहीं सुनेंगे, अब जो है वो 5 रुकनी जो अदालत जो हमने तहकीकाती कमेटी बना दी है वो सुनेगी। कानूनी तकाजे यकीनन पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस केस के अंदर। खास तौर पर ये बताइएगा कि एक थ्योरी ये भी इस वक्त चल रही है कि जब राव अनवर साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट आए थे तो वहाँ पे एक मुबैना तौर पे एक बंदे ने सहूलतकारी की वहाँ पे, और फिर जो 2 लोग उनके साथ उनको गाड़ी में लेकर आए थे वो गाड़ी भी बाद में ट्रैक हुई, वो 2 बंदे भी ट्रैक हुए, लेकिन बताया नहीं गया कि कौन लोग थे। इन्वेस्टिगेशन कहीं इसके बाद इस पूरे अमल के बाद उनको ये ख्याल तो नहीं आया कि नहीं अब जाके मुझे पेश हो जाना चाहिए? मैंने इसका जवाब आपको पहले दे दिया है कि राव अनवर अकेले नहीं है। राव अनवर के साथ पूरा एक नेटवर्क है, जिसे कहते हैं ना कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ वो देखें 192 इनकाउंटर्स में एक शख्स एक कॉप जो है वो 444 इनकाउंटर करता है, 444 लोगों को मार देता है। ये गालिबन आप सिंध पुलिस की रिपोर्ट की बात और उसका रिकॉर्ड भी नहीं है, और उसका रिकॉर्ड भी नहीं है, और सारी जो शिकायत है और सारी जो कंक्लूजन है वो आप कहते जी हेड मोरर को पता होगा, मुझे नहीं पता था, मैं तो जब ऑपरेशन हो जाता था तो पुलिस पार्टी के भी बाद में आता था। देखें ना आप जरा आप सही कह रहे हैं। अभी भी राव अनवर नहीं कहा, देखें बड़ा सेफ एग्जिट मिल रहा है उनको। अगर वो कहते हैं, उन्होंने अभी भी जाते हुए सरसरी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो था ही नहीं, मुझे इतला दी और उन्होंने 2 नाम थे वो SHO जो थे उनके उन पर रख दिया नाम, और एक और ASI हैं मल्ला साबिर मल्ला, उन पर रख दिया ये नाम के अकबर मल्ला, कि ये दोनों ने मुझसे गलत बयानी की है, मैं तो था ही नहीं, जब मैं गया तो मैंने जाए बखूबी देखा तो लाशें पड़ी थी और मैंने मीडिया को बता दिया, तो मुझसे गलत बयानी की। अब वो यही स्टेटमेंट हो सकता है कि ये दें, तो इससे मतलब है कि वो इस अपने जुर्म को मानने से इनकारी हैं। नहीं आ रहे थे, अब आ गए, तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ेगा और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो खानदान है, मुतासरा खानदान है, उसको इंसाफ मिले, सबसे बड़ी बात ये है। अगला एडिटोरियल क्या कह रहे हैं? अगला इदारती नोट है, हम देख रहे हैं डॉलर बेकाबू हो चुका है, इसमें भी आएंगे, लेकिन MMA बैक पे हम बात कर लेते हैं। मुत्तहदा मजलिस अमल की तश्कील हो चुकी है और कराची में 2002 और
18 अब शुरू होने मतलब ऑलमोस्ट इसके जो इलेक्शंस है वो आने वाले हैं, तो कितनी अफादियत होगी? अफादियत ज़्यादा होगी, इसलिए कि देखें कराची में की गई, और कराची में जो हमने देखा था कि स्पेस है MQM के बाद जो MQM के लेकिन डिसमेंटल हो रही है, MQM जिस तरह उनके आपस में मसाइल हैं, उसकी वजह से एक जो वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, मुत्तहदा मजलिस अमल या जो आप कहते हैं रिलीजियस जो एक वो था ट्रेंड, वो कराची में उनकी बाकायदा एक वोट बैंक था MQM के आने से पहले। और मुत्तहदा मजलिस अमल की इस तश्कील से एक बात तो क्लियर हो गई है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में राइट विंग पार्टीज़ की जो है गुंजाइश थोड़ी कम हो गई है, इसलिए उन्होंने ज़रूरत महसूस की है कि वापस वो अपने प्लेटफॉर्म पर आके जो है वो वोट। MMA को इन्होंने बैक किया है, MMA की बहाली के लिए, रिफॉर्म के लिए अब काम हो गया है, लेकिन मौजूदगी में MMA अपनी जगह बना पाएगी? नहीं, अगर तो मुत्तहिद हो गए, लेकिन जमात इस्लामी और JUI फेक के जो अलायंस उस पर तो वैसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन तमाम पार्टी स्ट्रगल कर रही है। वोट बैंक डिवाइड होगा तो उसका बहरहाल MMA को फायदा होगा। अगर MMA जिस हिसाब से पहले उनकी जो परफॉर्मेंस थी, अगर उसी में आते हैं और वोट बैंक लाजमी है, MMA जो है वो कराची से वोट ले सकती है, अगर MQM ने अपनी जो है ना डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं किया। बिल्कुल, MQM ने अपने डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं किया, तो जैसे पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठाया वैसे MMA भी फ़ायदा उठा सकती है। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे और तो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे थे। गुड मॉर्निंग आज में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद, और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को भी पानी की किल्लत का सामना है। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार मुमालिक में शुमार, खास तौर पर इससे मुतासिरा शहर है कराची। कराची है पाकिस्तान के आखिरी कोने पर, इसलिए बचा कुचा पानी पहुंचता है सबसे आखिर में। रही सही कसर हुकूमती रवैयों ने पूरी कर दी। इस वक्त कराची को तकरीबन 1200 MGD पानी की जरूरत है, जबकि शहर को सिर्फ 650 MGD पानी मिल रहा है। यूं शहर को तकरीबन 550 MGD पानी की किल्लत का सामना है। MD वाटर बोर्ड कहते हैं कि जून 2019 तक K4 मंसूबा मुकम्मल होने पर शहर को 260 MGD मजीद पानी मिलना शुरू हो जाएगा। वाटर बोर्ड की लाइनों का निजाम अब गल सड़ चुका है और यही हाल कराची की इंतजामिया का भी है। तो सवा कराची में मसाइल के अंबार लगे हैं। ट्रैफिक का मसला, पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, जितने मसले बताए जाएं वो कम हैं। और अभी सबसे बड़ा मसला है कचरे का। कराची इस वक्त कचरे का ढेर बना हुआ है। चीफ जस्टिस के हुक्म के बावजूद कराची का कचरा नहीं उठाया गया है और कई इलाकों में कचरा जूं का तूं है। और इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं DMC कोरंगी चेयरमैन नैयर रजा साहब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नैयर साहब, ये बताएं कि एक हफ्ते की डेडलाइन के 4 दिन गुजर चुके हैं, कचरा उस तरह से नहीं उठ सका है जिस तरह के हुक्म दिया गया था एक हफ्ते के अंदर। 2 दिन में क्या कचरा उठ जाएगा? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में या 1 महीने में कचरा, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की ज़रूरत है और मशीनरी अवेलेबल होना चाहिए। जितनी रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायरमेंट है, उस तादाद में मशीनरी कराची के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नहीं है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची के अंदर, तकरीबन 8 से 10 हज़ार टन कचरा जनरेट होता है, लेकिन कचरा सिर्फ उठता है 4.5 से 5 हज़ार टन। तो 50% कचरा तो कराची से लिफ्ट नहीं हो पाता। उसकी मेन वजह ये होती है कि रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, मशीनरी हमारे पास मौजूद नहीं है। आधे कराची को इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो चलाता है और 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो टोटली इस वक्त आउटसोर्स हुए हुए हैं। वहाँ पे चाइनीज़ प्राइवेट कंपनी काम करती है, जिसमें साउथ है, ईस्ट है और डिस्ट्रिक्ट मलीर है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और एक डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट जो है, ये जो है अभी प्राइवेट नहीं हो सके हैं। ठीक है, तो इस पे वर्किंग कर रहे हैं हम, लेकिन जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जितनी मशीनरी अवेलेबल है, हम उस पर काम करते हैं। 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि मशीनरी को ऑन रोड भी लेकर आएँ। जब जिस दिन आए थे, हमने हेल्प लिया था, उस दिन तो 70-80% मशीनरी ऑफ रोड थी हमारे पास, क्योंकि वो ख़राब थी। 10-15% मशीनरी थी, उसको फिर हमने रिपेयर किया, मेंटेनेंस किया, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि 60% मशीनरी ऑन रोड हो गई है। लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है नई मशीनरी खरीदना। अच्छा, ये जो कचरे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो यूजुअली यही होता है कि जी हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी
अवेलेबल नहीं है तो हम कचरा नहीं उठा सकते, शहर की सफाई नहीं कर सकते। अब क्योंकि चीफ जस्टिस ने नोटिस भी लिया है, 1 हफ्ते की डेडलाइन भी दी है, तो क्या आप फिर कंक्लूजन उनको देंगे, क्या आप उनको जवाब देंगे कि जी कचरा हम इस वजह से नहीं उठा सके क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं कि जी मशीनरी नहीं है, लेकिन ये तो ही आ रहे हैं, फिर भी अगर मशीनरी कम भी है, रिसोर्सेज कम भी हैं, लेकिन सर फिर भी आप कुछ तो साफ कर सकते हैं। मतलब इस शहर के कौन से ऐसे इलाके हैं जो बाकायदा तौर पर साफ नजर आते हैं कि आप कहें जी कम रिसोर्सेज में ये इलाका हमने बड़ा अच्छा साफ किया है? नहीं देखें, बिल्कुल कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 1.5 साल से यहाँ पर आए हुए हैं और कचरे को नहीं उठा रहे हैं। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ये मसला रिजॉल्व ना हो, ठीक है। हम भी जवाब दें, तब आवाम को जवाब दें। रोज़ाना लोग हमसे सवाल करते हैं और यकीनी तौर पे अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगी तो हम ज़रूर इसको करेंगे। देखें 18 अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट के पास 300 अरब रुपए ज़्यादा आने शुरू हुए थे, ये सब जानते हैं। जब 18वीं तरमीम हो गई थी, फेडरल ने ये 300 से 350 अरब रुपए बढ़ा दिए थे सिंध गवर्नमेंट के। इस होना ये चाहिए था कि यही पैसे फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाते, ठीक है, लेकिन हुकूमत सिंध ने ये पैसे नीचे डिस्ट्रिक्ट तक नहीं दिए और आज तमाम तरह पैसा जो कराची को फेडरल से आता है वो 3 लोग चलाते हैं। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, वज़ीर बल्दियात होते हैं और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट होते हैं। ये 3 लोग इस पूरे बजट को इस्तेमाल गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जाता है, बजट के हवाले से वो कहते हैं कि जी ठीक है हमने इनको बजट भी दिया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर ये कहा जाता है कि जी कराची की सियासत में आप लोगों का अहम किरदार रहा है, आप जानते हैं, आप इस शहर को ओन करते हैं, तो वो तो हमें आके मसला बताएं तो हम कचरा उठवा लेंगे। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो अपनी उनकी इतनी से है कि वो अपनी बात हम तक पहुंचा दें। बिल्कुल जी, डे वन पे ही हमने उनको तमाम चीज़ों से इन्फॉर्म किया था। एक मीटिंग कमिश्नर हाउस में कंडक्ट हुई थी, उसके अंदर मेयर कराची, कमिश्नर कराची, तमाम कराची के लोग मौजूद थे, जो अफसरान थे, जो इलेक्टेड लोग थे। वहाँ पे तमाम हमने रिक्वायरमेंट्स उनको बताई थी कि इतना कचरा हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट ने बताया था, इतनी मशीनरी की ज़रूरत है हमें, और ऑन रिकॉर्ड है वो सारी चीज़ें, रिटर्न हमने उनको दी गई हैं। चीफ वज़ीर बल्दियात से मुलाकातें हुई हैं, उनको बताया गया हमने। लेकिन और इसके लिए देखें हम कोर्ट भी गए हुए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन लगाई हुई है, वहाँ पर 140A के तहत हमें इख्तियारात दिए। ये हाल है कि अब लोग नुमाइंदेगान की तरफ नहीं देखते, लोग MPs की जानिब नहीं देखते, लोग ये नहीं देखते कि जी हमारे जोनल ऑफिस में कौन बैठा है। अब लोग क्या करते हैं कि फिक्सिट वालों को फोन करके बुला लेते हैं कि हमारा कचरा उठा लें, और उनका वो ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। वो कहाँ से काम कर रहे हैं? देखें मैं आपको बताऊं, एक दिन से मैं कचरा नहीं उठता, फिक्सिट वाले हों या कोई भी हो, जो भी कराची में मुहिम चलाते हैं, वो मुहिम एक दिन की होती है, एक हफ्ते की होती है, ठीक है, और वो सिर्फ एक आध रोड पे ही मुहिम होती है, वो पूरे इलाके में नहीं होती। वो हो भी नहीं सकती, लाजमी बात है, वो हो भी नहीं सकती, चाहे कोई बड़ी अथॉरिटी भी करे, नहीं हो सकती। इसके लिए मैंने 100 रोजा सफाई मुहिम तो आपने भी चलाई थी, उसमें क्या? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि ये 100 डेज का भी इशू नहीं है, इसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज कराची के अंदर आप देखें, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट देता है कि 11 से 12 अरब डॉलर की जरूरत है कराची में, जब जाके कराची बेहतर होगा। तो वो ऐसे तो नहीं है, 1.5 साल से हम भी वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहे हैं, हमने भी उनको विजिट्स कराए, हमने भी चीजें लिख के दी हैं उनको, तो आज उन्होंने पूरी रिपोर्ट। साहब आप रिसोर्सेज का बुनियादी मसला बता रहे हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज भी, लेकिन चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने तो कई बार मुतादिद बार मुख्तलिफ फोरम्स पे ये कहा है कि हम तो इनको पैसे दे रहे हैं, जो लोकल बॉडीज हैं इनको पैसे दे रहे हैं, ये लोग काम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई 1-2 प्रोजेक्ट के हवाले से कहा है कि कोई रोड फला रोड है वो KMC बना रही है, हमने इनको पैसे दे दिए हैं KMC को। जैसे शाहरा फैसल से एयरपोर्ट से अगर आप जाते हैं कायदाबाद की तरफ, तो उसके लिए उन्होंने 1-2 दफा अगर चले कराची के कचरे के हवाले से तो रिसोर्सेज नहीं है, मशीनरी ज़्यादा चाहिए, बजट ज़्यादा चाहिए, वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए। जो आपके ख़ास और प्रोमिनेंट पार्क्स हैं उनकी हालत बेहतर नहीं है। पार्क्स के अंदर आप देखें, ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरा कूड़ादान बने हुए हैं, पार्क्स के अंदर लोग वहीं बैठे हुए हैं, वहीं कचरा फैला हुआ है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। पार्क्स तो आप मैनेज कर सकते हैं ना, पार्क्स की सिक्योरिटी और सफाई तो आप लोगों के हाथ में है, या एक पार्क को साफ करने के लिए भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। मैं सिंपली आपको एग्जांपल दूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 278 पार्क्स हैं, ठीक, 278 पार्क्स है मेरे पास। मेरा जो बजट है उसका 76% सैलरीज में चला जाता है, 24% में से कचरा उठाना है, मुझे गाड़ियों की मेंटेनेंस करानी है, मुझे लाइट्स भी लगानी है, मुझे रोड भी बनाना है, मुझे कचरा कुंडी भी बनानी है, मुझे पार्क्स भी डेवलपमेंट करने हैं। मेरे पास 128 स्कूल्स भी हैं, 51 बिल्डिंग्स हैं, 128 शिफ्ट्स हैं उसके अंदर, मेरे पास 13 क्लिनिक्स भी हैं, मेरे पास 2 हॉस्पिटल भी हैं। तो ये 26% में मैं किस तरह कर पाऊंगा? इसके लिए हमने बाकायदा गवर्नमेंट 140A के तहत क्या है कि इख्तियारात भी दिए जाएं, माली वसाइल भी दिए जाएं, ये आइन कहता है ना हमारा। आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, रियलिटीज़ हैं, लेकिन जब बात आ रही है इंतखाबात से पहले कि लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन हुए,
वसीम अख्तर साहब ने पूरी कैंपेन चलाई थी कि अगर हमें इख्तियारात ना दिए गए तो हम फिर सड़कों पर आएंगे, हम दीगर चीज़ों के ऊपर जाएंगे, ऑप्शंस जो हमारे पास मौजूद हैं उनके ऊपर देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अब तक कुछ किया नहीं गया उस हवाले से, उन्होंने बिल्कुल एक कोई स्टैंड लिया नहीं, जाके स्टैंड ले लेते कि सड़कों पर आ जाते जिस तरह एमकेएम पहले करती रही है। इस बार क्यों नहीं हुआ इस तरह से? देखिए, ये ऑलरेडी पहले ये डिसाइड हुआ था कि पहले हम कोर्ट में जाएंगे, और आज से तकरीबन 6 से 7 माह पहले हमसे इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई हुई है 140A की, और हमारी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से कि उस पिटिशन को बिल्कुल सुना जाए और उसको कराची में वाटर कमीशन है इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। लेकिन सर इन पिटिशंस में तो टाइम निकल जाएगा ना सारा, लोकल बॉडी की जो काम है वो होती 4 साल की है, तो वो तो इस तरह निकल जाएगी सारी। देखिए, वो बहुत अहम पिटिशन है, वो एक अगर फैसला आ गया पूरे पाकिस्तान में, कराची के बल्दियाती इदारों के लिए नहीं है, अगर उस पर फैसला आता है तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए बल्दियाती इदारों के लिए फायदा होगा उसका। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, और बात हो रही है कराची के कचरे के हवाले से, और बड़ी हैरत होती है कि जिस तरह का हमारा शहर है तो इसके हवाले से हमें गौर व फिक्र करना चाहिए था कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हम यहाँ बात करें कि कराची का कचरा साफ क्यों नहीं हो रहा है। मजीद वजह जानेंगे, हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो कराची के कचरे से मुताल्लिक बात हो रही है, कराची के दीगर मसाइल से हवाले से बात हो रही है। तो इसी हवाले से हमारे साथ चेयरमैन कोरंगी मौजूद हैं, डीएमसी चेयरमैन हैं नैयर रज़ा साहब। अभी वक्फे के दौरान हम बात कर पानी के निकासी आपके हवाले से, आप ये बता रहे थे कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो भी महकमा है वो भी नुमाइंदों के पास नहीं है। जी बिल्कुल। तो अब मॉनसून का सीजन बिल्कुल आने वाला है नज़दीक, पिछले साल इस हवाले से फंड्स भी जारी किए गए थे नालों की सफाई के हवाले से, तो अब मॉनसून के अंदर वो सफाई हमें नज़र तो नहीं आई। लेकिन सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये नालों की सफाई के लिए पैसे देती है। मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ, मुझे कोई सिंध गवर्नमेंट का सेक्रेटरी बताए, कोई अफसर बता दे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को कोई पैसे दिए गए, और ये डॉक्यूमेंट बता दे, या हमारे कोई बैंक अकाउंट्स का कोई स्टेटमेंट हम भी देने के लिए तैयार हैं, कोई पैसे हमें दिए गए या नहीं दिए गए। हमें 1 रुपया भी नालों की सफाई के हवाले से नहीं दिए। फिर कराची में जितने भी नाले हैं ये बरसाती पानी के लिए बनाए गए थे, और जब बारिशें होती हैं तो ये पानी आगे लेके जाते हैं वाटर ड्रेनेज के लिए, वाटर ड्रेनेज बारिश की। बिल्कुल, ये कोई भी नाला जो है वो सीवरेज के लिए नहीं होता। अच्छा। आज कराची के तकरीबन में इस्तेमाल होते हैं। तो क्या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने कोई मुतबादल सिस्टम अपना रखा है, बनाया है, प्लान किया हुआ है कि ये सीवरेज सिस्टम को ये पाइप के अंदर लेके जाएंगे, या फिर ये खुला हुआ जो सीवरेज है ये ओपन सीवरेज जो है बेहतर रहेगा? इससे बहुत सारी बीमारियां। साहब, हर साल ये चीज़ें होती हैं कि कहा जाता है नालों की हम सफाई कर रहे हैं, एक आध फुट भी देता है कि कहीं जाके नाले की सफाई हो रही है, लेकिन हर साल वही चीज होती है कि सड़कें बह जाती हैं पानी के अंदर और कराची का ट्रैफिक मुतासिर होता है। आप प्लानिंग क्यों नहीं करते? यूजुअली हम देखते हैं कि सड़कें तो बना देते हैं, लेकिन उसके इतराफ में जो सीवरेज लाइन है, जो सीवरेज सिस्टम है, उसको नहीं देखा जाता, और उसके बाद और फिर उसकी ओपनिंग के लिए जो है वो कोई भी वहाँ पर मौजूद होता है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1 साल बाद फिर सड़कें ज़बूहाली का शिकार होती हैं। देखें, बिल्कुल हम जो भी अब कोई नया रोड बनाते हैं उसमें हम ये सिस्टम रखते हैं, वाटर स्टॉर्म वाटर ड्रेन का सिस्टम रखते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये नहीं हुई, अनप्लान काम हुए हैं यहाँ पे, और ये गुज़िश्ता कई सालों से प्रॉब्लम रहा है कराची का। अब ये नया वाटर सिस्टम की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के नए सिस्टम की ज़रूरत है कराची को इस वक्त, ठीक है। लेकिन वो जब भी हो सकता है जब यहाँ पे फाइनेंशियली पावर्स हमारे पास हों, इसके बगैर नहीं हो सकता ये सारा काम, ठीक है ना। और ये नालों की देखें, लास्ट ईयर भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कोई ये रिपोर्ट मैं कहूँगा कि कोई फ्लड कंडीशन कहीं हो। अच्छा। हमने फरवरी जनवरी में नाले अपने साफ़ करने शुरू कर दिए थे। जो CBM के ऊपर एक बहुत बड़ा नाला है उसको हमने क्लियर किया था सारा, जहाँ से सीवरेज जो है वो पानी आगे जाता है। लेकिन फिर रिपीट में करूँगा के लिए नहीं है, ये बरसाती पानी के लिए है, बरसाती पानी के सीवरेज में इस्तेमाल होता है। अब होगा क्या, मतलब इसका हल तलब नतीजा क्या है? देखें, इसका हल यही है, कराची का एक तो सबसे पहले मास्टर प्लान, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को जो है बल्दिया के हवाले किया जाए, सॉलिड वेस्ट को बल्दिया के हवाले किया जाए। काट के बात कर रही हूँ कि हल तलब प्लान आपने कहा जी, मास्टर प्लान बनाए, मास्टर प्लान बनाने में जितना साल जितने महीने लग जाएंगे, तब तक आप देखें क्या ऐसे ही जो है सड़कों पर कचरा पड़ा? ऐसा नहीं है। देखें, मास्टर प्लान पे काफ़ी सारी वर्किंग तो ऑलरेडी CDG के जब थी उस वक्त हो चुकी थी। 2020 भी जो है वो दिया गया था मास्टर प्लान,
मौजूद हैं। अब 2020 तो दे भी नहीं सकते, 2 साल के बाद आ जाएगा। अब 2030 की जरूरत है कि हम 2030 में कराची को कैसा देखेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो ये अभी से देखें, प्लानिंग करेंगे, किसी भी 2030 तक बेहतर कराची हो सकता है। हमें ये सही बात है कि कई साल लगते हैं इसको, अभी से प्लानिंग की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं। डीएमसी चेयरमैन कोरंगी हमारे साथ मौजूद थे। नैयर रजा साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। तो कराची के मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं। 4 दिन गुजर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन हुए, अब 2 दिन बाकी हैं। देखते हैं कि अब उस 2 दिनों में कचरा उठता है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। और अब कुछ बात कर लेते हैं कराची में होने वाले PSL के मैच की। पेशावर ज़ल्मी की एक और जालिम परफॉर्मेंस, कराची किंग्स के विंग्स काट दिए। 13 रन से फतह समेट कर दिफाई चैंपियन ने मुसलसल दूसरी बार PSL के फाइनल में जगह बना ली है। टाइटल के लिए 25 मार्च को पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कराची में टाकरा होगा। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और स्किन केयर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ इस वक्त स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त स्किन केयर के हवाले से बात करती हैं, डॉक्टर नाजिया अशरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको अपने शो पे देख, जितना ज़बरदस्त आप स्किन केयर के हवाले से बात करती हैं और जितना मुनासिब आप बताती हैं, मेरे ख्याल में कोई इस तरह से स्किन केयर के हवाले से बात नहीं करता। तो हमने सोचा कि जी समर आ रहे हैं और अब स्प्रिंग का सीजन है ओवरऑल, तो स्किन के हवाले से बड़े सारे इश्यूज होते हैं, किस तरीके से स्किन को ओवरकम करें। बहुत सारे पिंपल्स भी निकल जाते हैं, गर्मी होना शुरू हो जाती है, तो स्किन के हवाले से देखिए, स्किन केयर का इशू ये है कि जब सर्दियां और अच्छे मौसम से हम गर्मी की तरफ आते हैं, खास तौर पे कराची के लिए ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, पसीना बहुत बढ़ जाता है। हमारे जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स जो चल रहे होते हैं सर्दी में, जो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो गर्मी में हमें काटने को महसूस हो रहे होते हैं। ऐसा लगता है इतना पसीना आ रहा है, ये क्रीम लगाऊं, क्या करूँ। तो हमेशा जैसे आती रही हूँ वो यही है कि गर्मी और सर्दी के आप 2 प्रोडक्ट्स ले लीजिए, ताकि आपकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। बॉडी के लिए अलग, फेस के लिए अलग। गर्मी में जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उधर लोशंस का और जेल्स का इस्तेमाल ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के बाकी सारे देन कराची में नॉर्मल रहता है, इतनी पसीना नहीं होता, रादर ड्राई है। उधर फिर भी आप क्रीम्स और लोशंस लगा सकते हैं, लेकिन कराची में और खास तौर पे जिसकी ऑयली और एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है, उसे एक तो उसकी क्लेंजिंग का ख्याल करना चाहिए विद नॉन मिल्की प्रोडक्ट्स। हमारे क्या है, क्रीम ली, कॉटन पैड्स पे लगाए का यही है। एक ले ली हमने क्लेंजिंग लोशन की बोतल, सब लोग उसी पे कॉटन लगा के साफ कर रहे हैं, क्योंकि क्लेंजिंग का ये ट्रेंड तो सबको ही पता है, ये एक बड़ी आम सी बात है। लेकिन फिर हम ये देखें कि हमारे घर में हर एक की, हर लड़के की, लड़की की स्किन फर्क है, स्किन टाइप फर्क है। उसके हिसाब से वो एक ही बोतल जैसे घर में एक सालन बन जाए, ये इसमें मुमकिन नहीं होता। आप 3 अलग प्रोडक्ट्स ले लें, गर्मी के प्रोडक्ट्स आप अलग ले लें। फॉर फेस अगर ये ह्यूमिडिटी है और आपकी स्किन ऑयली और एक्स्ट्रा ऑयली है, तो बेहतर है कि टोनर बेस्ड यानी वाटर बेस्ड क्लींजर्स, जो स्ट्रिंजेंट के नाम से मशहूर थे पहले, जो अब हम टोनर की बात करें, किसी भी अच्छी कंपनी का या डॉक्टर से मेडिकेटेड लिखवा के, जब आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज और बाहर से हमारी बच्चियां और ये आती हैं, ज्यादातर बच्चियां बहुत करती, लड़के कम करते या मेकअप उतारना चाहती हैं, उस वक्त जरूरी है कि वो कॉटन पैड पे लगा के पूरे चेहरे को क्लीन करें और 1-8 घंटे बाद फिर फेस धोएं। तो उससे एक तो आपके तमाम वो जो माइक्रो पोर्स होते हैं, उनसे जितना भी पोल्यूशन हम बाहर से और जो जितनी भी गंदगी होती है वो, उसके बाद फिर हम बाद में मुंह धो के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि विंटर और समर्स की बात आप कर रही हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स ले चाहिए और क्लेंजिंग वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आमतौर पर समर्स में ऐसा होता है कि कुछ पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं, टेम्परेरीली होते हैं, फिर वो सही हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कुछ की स्किन ज्यादा खराब हो जाती है, फिर उनको क्या करना चाहिए? टोटकों पे जाना चाहिए, जो आजकल टोटके वगैरह। देखिए, इशू ये है कि अगर दाने की हम बात कर रहे हैं, दाने एक बीमारी है, हम उसे एक्चुअली बहुत ही कैजुअल लेते हैं कि दाने निकल गए आगे, पर दाने हैं क्या? दानों को हमारी लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी है, उसमें इसका नाम एक्नी है। और अगर आप एक्नी वल्गैरिस को, मैं पेशेंट्स को भी कहती हूँ और अपने सामने भी दिखाती हूँ, अगर हम गूगल पे ये खाली वर्ड डाल लें, जो फर्स्ट वर्ड विकिपीडिया पे आता है लिखा हुआ, को देखें ना, इन्फॉर्मेशन उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा, विकिपीडिया इज एक्चुअली जनरल इन्फॉर्मेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, उसमें पहली लाइन में लिखा है इट्स अ डिजीज और फुल स्टॉप है। इसका मतलब डिफाइन करें कि ये बीमारी है, लेकिन हम इसे बीमारी समझते नहीं है। जब हम एक चीज को बीमारी समझते ही नहीं, इलाज को छोड़ के हम फौरन पैरेलल इलाज और शॉर्टकट्स, जिनकी हम बात कर रहे पहले कर रहे थे ब्रेक में, वो यही थी कि शॉर्टकट्स के लिए शॉर्टकट डॉक्टर का इलाज तो नहीं ना हो सकता। वो यही होगा, घर में धनिया था वो लगा लिया, पुदीना था, बगैर सोचे समझे कि उससे होना क्या था। अच्छा, अब हर एक चीज में केमिकल है, धनिया को भी काटें ऐसे रखें, वो दूसरा केमिकल है, उसको सालन में डाला, उसका दूसरा केमिकल है। अब आप केमिकल रिएक्शन की ना ए जानते हैं ना बी, और आपने इतनी
डेंजरस चीज को ये लगा नहीं, और ये फेस तो जलेगा नेचुरली क्योंकि वो एक नेचुरल अनट्रीटेड केमिकल है। ये चीज टोटकों में और मेडिकल जो चीज की जो बेसिक बुनियाद है जिसको लोग नहीं समझते कि मिसाल के तौर पे बुखार उतारने वाली एक बेसिक ड्रग जो सबको पता है, उसका साइड इफेक्ट आप कंप्यूटर पे देखें, उसके लिटरेचर में पढ़ें, आप किसी को भी पूछें, आपको समझ आ जाएगा कि भाई मेरे पेट में जो इस दवाई खाने से वो आई है इसकी वजह से, ये इसमें लिखा है देखे ना। तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मैं कहूंगी भाई मुझे ये नहीं कोई दूसरी दे दे, बुखार बहुत है लेकिन ये मुझे हो रहा है। एक्सपर्ट से कंसल्टेशन के बगैर हम कुछ भी टोटके इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कोई लिखा ही नहीं होता। इस बात से बिल्कुल कता नजर के उसका रिएक्शन क्या होगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये सोच तब्दील कैसे हो, क्योंकि आमतौर पे तो यही सोच है, जनरल सोच यही है कि यार घरेलू टोटके इस्तेमाल कर लो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। खैर है इस इंडस्ट्री में मुझे तकरीबन, जब मैं लंदन से पढ़कर आई, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। जब मैं शुरू के सालों में तो शुरू से आते ही ब्रेकफास्ट शोज कर रही हूँ, और मैं यही मेरे सामने कि तब ऐसा कोई भी नहीं था, कोई टोटकों की तरफ कोई लाखों हजारों में कोई एक आध कोई चीज कर लेता होता था। आहिस्ता आहिस्ता जब हमने इसको रोज दिखाना शुरू किया, दिखाते दिखाते झूठ दिखाते 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 रोज फिर वो आदत बन जाता है, और जब वो आदत बनता है तो उसका इन्फ्लुएंस आपकी सोच पर होता है, और जब आप सोच पे आ जाए तो फिर आप एक्शन तो लेंगे ना उसी के बिल्कुल। जब आप सोच पर आ जाए तो आप एक्शन भी लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे हैं रंग गोरा करने के वाले से भी हम बात करेंगे, जो पाकिस्तान चाहे सबको गोरा होना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन इस हवाले से बात करेंगे कि क्या वाकई आप अपना रंग गोरा कर सकते हैं और क्या इन टोटकों के जरिए कर सकते हैं, लेकिन इस हवाले से बात होगी। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त ब्रेक। एनीवे स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में डॉक्टर नाजिया मौजूद हैं, और हम डिस्कस कर रहे हैं वो मसला जो पाकिस्तान में सबका मसला है कि जी रंग गोरा कैसे करें, और वो भी सिर्फ 10 दिनों में या 15 दिनों में या फिर 1 महीने में। डॉक्टर नाजिया से पूछते हैं, डॉक्टर नाजिया वाकई कोई ऐसी मेडिसिन हैं, कोई ऐसी क्रीम्स हैं 15 दिन में आपका रंग गोरा कर देते हैं और उसके बाद फिर आप हमेशा गोरे नजर आ रहे होते हैं? देखिए, आप ब्रेकफास्ट शोज जो आजकल चल रहे हैं वो बिल्कुल गौर से नहीं देख रही हैं, और ये बहुत पुरानी बात कर रही हैं कि 1 महीना 10 दिन इतना इंतजार कौन करेगा। 5 मिनट ये ट्रेंड आप गलत बातें इन्फ्यूज की जाएंगी अगेंस्ट द नेचर, जो सिस्टम खुदा ने नहीं बनाया उसे हम खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज, हर चीज की एक बेसिक्स है, आपकी पूरी बॉडी केमिकल रिएक्शंस, ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है। सब में ऊपर से ये पेस्ट लगाएं तो फिर तो पेंट ही लगा लें, डायरेक्ट काम खत्म हो गया। उससे पेंट से ज्यादा आप 2 मिनट में गोरे हो सकते हैं, 2 मिनट में। तो आप सोचते नहीं है कि आप बात क्या कर रहे हैं, और गलत टैगलाइन दे के अपनी आवाम को अपने गिर्द, मैं सबको घेर डालूं या घेरा डालने के लिए मैं ये करने लगी हूँ, 5 मिनट पे चली जाऊं, वापस आकर मतलब इन तमाम चीजों के लिए आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो आपको आपकी स्किन केयर के अकॉर्डिंगली। लेकिन गलती यहाँ पर क्या है कि हमारे अपने ही कुछ प्रोफेशनल डॉक्टर्स, चाहे के या वैसे ही नाम लगाकर या इवन वो डॉक्टर ना हो, डॉक्टर बनकर ये बात जाहिर करना शुरू कर देते हैं कि वो जो बता रहे हैं। देखिए, गलती सिर्फ ये नहीं है जो आवाम देखकर वो कर रही है, हम ही दिखा रहे हैं ना, और हमारे ही लोग आकर अपनी शोहरत, सस्ती शोहरत के लिए गलत मैं नहीं कहूँगी कि हम लोग सही वो है, लेकिन हमारे जो लोग ये गलती कर रहे हैं उससे सारा पूरा एक तो सोसाइटी खराब हो रहा है और हम खराब हो रहे हैं। जी, चूंकि वेदर चेंज होता है, चेंज ऑफ वेदर की बात हो रही है, मुख्तलिफ स्किन की बीमारियां आ जाती हैं, उनसे किस तरह से बचा जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम 2 चीजों में बांट लेते हैं, एक तो ये कि जो बीमारी पसीने से होती है वो एक कर लेते हैं, और रंग गोरा करने की रंग मतलब इसमें रंग खराब होता ही क्यों है, होता ये है कि समर्स में हीट का इंडेक्स, और इस जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है साथ में डेफिनेटली सूरज भी ज्यादा हीट दे रहा है, वहां से यूवी इंडेक्स, एक्चुअली देखिए ये नहीं होता कि हम सन में ही जाएं तो प्रोटेक्शन करें, जब हम विंडोज हैं, ऑफिसेज में हैं, काम पे हैं, घर के अंदर, उधर भी ये यूवी इंडेक्स कांच के जरिए से तो आ रही है। हमारे घर माशाल्लाह बड़े रोशन, खिड़की से सबके पास धूप आ रही होती है क्योंकि ऐसा है। उससे प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि कम से कम SPF 30 लीस्ट और ज्यादा मैक्सिमम 100 तक आप उसके बीच में अपनी स्किन टाइप को मद्देनजर रखते हुए अपने और बच्चों की आदत डालें कि सनब्लॉक लगाएं, और ज्यादातर मेडिकेटेड सनब्लॉक, क्योंकि फिर आप सब टाइप देख लें। अच्छा डॉक्टर नाजिया, सनब्लॉक के वाले से आपने बात की ना कि आप SPF 30 और 100 के बीच में देख के अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आप वो सनब्लॉक लगाएं, लेकिन यूजुअली ये होता है कि हम समेत सारे ये कंप्लेन करते हैं कि जी सनब्लॉक लगाने के बाद
फील होता है। वो यही मैं चीज पे आगे जा रही थी कि देखिए सन ब्लॉक बहुत तरह के हैं। पहली बात क्रीम, उसके बाद वाटरी स्प्रे, उसके बाद जेल और इसके अलावा लोशन। सही। आप अगर नहीं असेस कर पा रहे, क्योंकि देखिए हर एक बंदे का नहीं समझ में आता कि उसको क्या करना चाहिए, तो वो डॉक्टर से या ब्यूटिशियन जो ब्यूटिशियन तो हर कोई बन रहा है सब, लेकिन बात कहने की जो ट्रेन ब्यूटिशियंस है आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या है। ज्यादातर लोग ऑयली टू कॉम्बिनेशन में है और ऐसे लोगों के लिए क्रीम नहीं है। अच्छा। उनके लिए जेल है और वाटरी स्प्रे है। फिर हम जज्बात में आके भाई मैं सुबह आज ना मेरा स्पोर्ट्स डे है, मैंने इतनी ज्यादा क्रीम निकाल ली और उसको लगा लिया। मेरे साथ क्योंकि मेरे साथ भी इस तरह 10 दफा हुआ है कि अगर मुझे टेनिस खेलने के लिए जाना है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर धूप तो होती है, तो बहुत ज्यादा धूप से बचने के लिए मैं सन ब्लॉक यूज कर लेती हूँ। उसके बाद खेलते हुए बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है और फिर इसीलिए कि जो आप अगेंस्ट नेचर ज्यादा लगाने लगेंगे ना, देखिए इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स इज मोर देन इनफ। आप दोपहर में जब मुंह धो रहे हैं 1-12 बजे, उस वक्त दोबारा लगा लें। शाम में 4-5 बजे हम फिर मुंह धो रहे होते हैं, मतलब खास तौर पे क्लेंजिंग कर रहे होते हैं कुछ भी, उस वक्त 1-2 ड्रॉप बस, इससे ज्यादा नहीं। जेल लगाने से आपका क्या होता है, स्किन जो है वो ऑयल कभी भी वो नहीं लगती बुरी, और वाटरी स्प्रे तो एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जेल और सनब्लॉक के हवाले से बताया, तो क्योंकि सीजन चेंज होता है, सीजनल फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जो आपको बहुत फायदा पहुंचाते हैं, तो फ्रूट्स का इस्तेमाल भी आप समझती हैं बहुत ज्यादा करना चाहिए जरूरी है, और पानी का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन एक बात मैं ये बताती चलूं कि हम जो जितने भी फ्रूट्स आते हैं, आप देखें जैसे समर आएगा वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स बहुत आते हैं, तो लिहाजा आप उनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन सबको एक काटें, उसके मुख्तलिफ हिस्से सब घर वालों को काट के जरूर दें और खाएं खुद भी। दूसरी चीज सब्जियों के इस्तेमाल में, सब्जियों के सालन बना बना के खाना इज समथिंग रॉन्ग। आपको जरूरत इस बात की है कि आप स्टर फ्राई सब्जियां, सलाद, ये सब खाएं और फैमिली को भी एज अ फीमेल मेंबर आप उसको प्रमोट करें। वो है पानी के लिए जो अहमियत है, ये नहीं है कि आप अपने आप को इंटॉक्सिकेट कर लें, 3 बड़ी बड़ी बोतलें पिए, पानी पीते। पानी की अहमियत जरूर है बॉडी क्लेंजिंग के लिए, मगर उससे ओवर एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं होती कि आप इतनी इतनी बोतलें पीना शुरू करें। तकरीबन 1 से 1.5 बोतल काफी होती है, वो भी जो ज्यादा स्वेट करें दे कैन गो मैक्सिमम अप टू 2। लेकिन ये कि फिर उसके बाद हम चाय पीते हैं, हम देखें ना अपने आप को करते क्या है, वर्किंग लोग जितने और थोड़ी देर बाद ये चाय पी लेना, चाहे वो टी है, दे आर डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का काम है फॉर 1 कप ऑफ टी एंड कॉफी 2 ग्लास पानी बाहर जा रहे हैं, 2 ग्लास पानी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। अब आपने 10 कप, कई लोग पीते हैं 10 कप चाय, अब मुझे बता दें कि आपने क्या पिया और क्या नेगेटिव, की पूरी स्किन खराब होती है और आपका बॉडी फंक्शंस जो हैं वो मुतासिर होते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर आप पिए, और इससे कोई बीमारी ठीक नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पानी पिए स्किन बेहतर होगी, उससे किडनी इफेक्टिव हो जाती है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी बीमारी का इलाज पानी नहीं है, इस सपोर्टिव नेटवर्क जो उसके साथ चलता है। ये होता है ना भाई एक्ने है, कुछ ना करें, पानी पिए। मैंने कहा भाई सामने हॉक्स में उसका पूरा पानी पिए, लेकिन एक्ने इसलिए नहीं हिल रही कि जो हमने शुरू की थी बात, एक्ने बीमारी है जो हार्मोन डिपेंडेंट है। हार्मोन्स किसने चेक किए, से क्रीम्स लगानी शुरू, और जैसे आपने कहा शॉर्टकट्स एंड टोटके, हमने नहीं देखा कि बॉडी में चूंकि हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन किसी लेडी के खराब था, इंसुलिन किसी के ज्यादा था, वो उसके बाल आ रहे थे चेहरे पे, हमने में 2 प्याज और टमाटर मिलाए, मुंह पे लगा लिए, प्याज टमाटर से मिलवा मेडिकेशन करनी चाहिए। हाँ, आपको अपना पता होना चाहिए कि आपको किस वजह से एक्ने निकल रही है, और कॉज पता करना चाहिए, रादर देन कि उसके इफेक्ट के पीछे भागें, उसको पता करें और उसको ट्रीट करें। अच्छा, समर है क्योंकि अब जाहिर सी बात है स्किन के इतने सारे हमने इश्यूज भी डिस्कस किए हैं। ये बताएं कि दिन में कितनी दफा आपको जो है वो अपना फेस वॉश करना चाहिए और क्या फेस वॉश यूज करना चाहिए? देखिए आइडियली You're right. होता यह है कि 2 से 3 दफा तो आप फेस वॉश दिन में यूज कर सकते हैं। मैं ये बताती हूँ अपने पेशेंट्स को सुबह करें, वापस आप जैसे घर जाते हैं तो करें, रात सोने से पहले करें, और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेके जेंटल हाथों साफ करें। ज्यादातर प्रेफर मैं इसलिए करती हूँ और ज्यादातर डॉक्टर करते हैं फेस वॉशेस को, क्योंकि उनके अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिनको धोने के बाद मुंह बिल्कुल हार्ड और प्लास्टिक नहीं हो जाता। सोप जो है वो एल्कलाइन होने की वजह से ज्यादा स्किन को ड्राई करके खराब कर देता है, और एज अ रिजल्ट हमारे यहाँ मॉइस्चराइजर लगाने का कोई ट्रेंड नहीं है। मैंने मुंह धोया और डायरेक्ट में बाहर भागी, या मैंने डायरेक्ट मेकअप लिया और उसके ऊपर लगा लिया। ये सेंस खत्म है कि इसके बीच में मैं अगर 2 कतरे क्रीम या सन ब्लॉक के लगा के अगर या मैं स्प्रे कर लूं, तो उसके बाद अगर मैं मेकअप लगाऊं तो मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। और आपने ये जहाँ कहा कि क्या करना चाहिए, तो दिन में सुबह आप ऑफिस जाएं, जब ज्यादातर लोग या घर में सुबह उठे तो मुंह धोया, दोपहर में 12-1 बजे, और शाम में ये जो टाइम होता है हमारा जो आफ्टरनून है उसमें जरूर मुंह धोएं, और मुंह धोते ही 10 सेकंड के अंदर अपनी स्किन टाइप के मुताबिक मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। बहुत
हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी और स्किन केयर के हवाले से डिटेल डिस्कशन किया और आपको बताया कि किस तरीके से गर्मियों में आप अपनी स्किन को बेहतर रख सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग आज से फिलहाल इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।